अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नौशीन खुरम CPDIP स्टॉक की एक नई एपिसोड के साथ। हमारा आज का मौजू है ऑपरेशन सिंदूर और फतह का बयानिया। क्या इस सिचुएशन में अमन की बात हो सकती है? इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तार अहमद अली साहब। हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। जी मुख्तार साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हालिया पाक भारत जंग के अंदर दोनों एतराफ में एक बड़ी आवाज सुनाई दी गई कि जी दोनों ममालिक जो हैं अपने अपने एंड पे उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया कि हम जीत चुके हैं। तो आपको इस बयानिए के अंदर कितनी सच्चाई नजर आती है और ये जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसके कितने करीब है? देखिए, जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस किया, तो उसके बाद से दोनों मुल्क कामयाबी के दावे कर रहे हैं, दोनों मुल्क फतह की बात कर रहे हैं। इंडिया में ये बात चल रही है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के सारे मकासद हासिल कर लिए, हमने जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उन पर हमला किया और उनको तबाह कर दिया, हमने पाकिस्तान में उसके बाद जो है पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे हमला किया और वहाँ पे हमने नुकसान किया। हम पाकिस्तान में किसी भी जगह पे हमला करने की सलाहियत रखते हैं, हमने ये इस्टेब्लिश कर दिया है, हमने एक न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश कर दिया है। तो इंडिया में इस तरह के नैरेटिव्स चल रहे हैं। इंडिया में ये बात भी हो रही है कि जो सीज फायर हुई वो किसी एक्सटर्नल पावर के इंटरवेंशन से नहीं हुई है, बल्कि वो पाकिस्तान के DGMO ने फोन किया और उन्होंने सीज फायर की ख्वाहिश का इजहार किया और हमने उनकी ये बात मान ली। तो इन सारी चीजों को जोड़ के फिर इंडिया में ये कहा जा रहा है कि हमारा तो ऑपरेशन बहुत कामयाब रहा। तो ये वो नैरेटिव है जिसको बेचने की कोशिश की गई है, जिसको हुकूमती एहलकार खास तौर पे हुकूमती पॉलिटिशियन वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। कुछ फौजी अफसरान भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जब वो नैरेटिव को प्रमोट करने की ये कोशिश कर रहे हैं तो साफ नजर आ रहा है कि वो इसमें कामयाब नहीं हो रहे। चूंकि इंडिया में ही पाकिस्तान तो जाहिर है इस नैरेटिव को चैलेंज कर ही रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या इस ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे में क्या वाकई डिटेरेंस एस्टेब्लिश हो गया? क्या पाकिस्तान आइंदा उनकी नजर में कि वो टेररिज्म नहीं करेगा, जिसको वो कहते हैं कि टेररिज्म हो रहा है, तो जिसको रोकने के लिए उन्होंने ये हमला किया था, तो क्या आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा? तो लोग इसको क्वेश्चन कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ये डिटेरेंस एस्टेब्लिश नहीं हुआ और कश्मीर में अगर पाकिस्तान को कार्रवाइयां कर रहा है या करता रहा है तो वो कंटिन्यू रहेंगी। राफेल का जहाज खरीदने के बाद इंडिया में ये तासुर आम हो गया था कि हम पाकिस्तान में कुछ भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो एयर सुपीरियरिटी है वो हासिल हो गई है। लेकिन हुआ ये है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया में सवाल उठाए जा रहे हैं कि हमारे कितने राफेल गिरे, कितने जहाज गिरे। तो इस तरह से उनका जो नैरेटिव है वो एक्चुअली उस हद तक कामयाब नहीं रहा। और सिर्फ ये नहीं है कि जहाज़ों के गिरने पे सवाल हो रहे हैं, बल्कि उसके नतीजे में ऐसी खबरें भी आई हैं कि फ्रांस से कुछ ताल्लुकात में भी एक तनाव आया है कि फ्रांस वाले जानना चाह रहे हैं, वो आके चेक करना चाह रहे हैं, जिसको इंडिया रजिस्ट कर रहा है। और फिर ये कि क्या ये पायलट की गलती थी या टेक्निकल एरर थी, तो एक तरह से तनाव आया है। तो देखिए, नैरेटिव चलाना तो आसान बात है कि हम जीत गए, लेकिन जब आप जीत गए तो फिर क्या आपका ये जीतने वाला नैरेटिव आपके अपने मुल्क में भी चल रहा है या नहीं चल रहा है? तो वो नहीं चल रहा है। तो डिटेरेंस एस्टेब्लिश नहीं हुआ, ये बात हो रही है। आप जो है आपके जहाज गिर गए, ये बात हो रही है। अब तो दुनिया के सारे अखबारों में ये भी बात आई। अब तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कह दिया कि आपके जी 5 जहाज गिरे हैं इंडिया के। मतलब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इंडिया के गिरे हैं, लेकिन चूंकि जो पस मंजर है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो चूंकि जहाजों के गिरने की बात हो रही है, इंडिया के जहाजों के गिरने की बात हो रही है, तो एक्चुअली ट्रम्प का ये कहना कि 5 जहाज गिरे हैं तो उसको भी ऐसे ही इंटरप्रेट किया जा रहा है कि वो इंडिया के जहाज 5 गिरे हैं। पाकिस्तान 6 और 7 की बात कर रहा है, ट्रम्प जो है उसने 5 की एक तरह से तस्दीक की है। अच्छा, फिर ये है कि एक और बात जिसको इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर नोटिस कर रहे हैं और इंडिया में भी इसकी बात हो रही है, वो ये है कि आप ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है, आप बताते क्यों नहीं है कितने जहाज गिरे? क्योंकि ये वो सवाल है जिसको इंडिया में अवॉइड किया जा रहा है।
जब भी सवाल पूछता है तो उसको कोई पूछता है कोई कि आप कितने जहाज गिरे, तो वो घुमा फिरा के कुछ और उसका जवाब देते हैं। ये बताना जरूरी नहीं है, इसकी इतनी अहमियत नहीं है, हमने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया, अगर हमने जंग जीत ली है तो फिर इसको ये मैटर नहीं करता कि कितने जहाज गिरे हैं। तो इस तरह के जवाब उसके दिए जाते हैं। तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर आपने जंग जीत ली है और उसमें आपके 4, 5, 6 जहाज गिरे हैं तो बता दें जंग तो अगर जीत ली है, आपका नैरेटिव ये है कि आपने जीत ली है, तो फिर बता दें भाई ठीक है जी जंग हमने जीत ली है तो उसका जहाज इतने गिरे हैं। लेकिन वो ये नहीं बता रहे, चूंकि ये नैरेटिव नहीं बिक रहा है कि आपने ये जंग जीत ली है। फिर इंडिया में, खुद इंडिया के अंदर एक सवाल जो बड़ी शद्दोमद से उठाया जा रहा है, क्योंकि हम इंडिया के नैरेटिव्स की बात कर रहे हैं और फिर वहां पे उसकी जो काउंटर व्यूज आ रहे हैं खुद इंडिया के अंदर, हम उसकी बात भी कर रहे हैं कि विक्ट्री का बयानिया तो बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि जी हम तो रीहाइफनेट हो गए पाकिस्तान के साथ, हमने तो बड़ी कोशिश करके डीहाइफनेट किया था, तो अब तो हर दुनिया का हर मुल्क इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा है, हम तो रीहाइफनेट हो रहे हैं। तो फिर सवाल पैदा होता है कि भाई अगर आप जंग जीत गए हैं तो कौन सा ऑब्जेक्टिव आपने हासिल किया है? आप तो बड़े अरसे से चाह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ आपने डीहाइफनेट करना है, तो अगर रीहाइफनेट हो गए तो क्या आप जंग जीत गए? तो लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं। अच्छा, फिर वहां पे एक बात ये भी बड़ी हो रही है कि जनाब पाकिस्तान की बहुत सारे मुल्कों ने मदद की, पाकिस्तान की तो चाइना ने मदद की, पाकिस्तान की तो आज़रबाईजान ने मदद की। अच्छा, अगेन अगर आप जंग जीत गए हैं तो आपको फिक्र किस बात की? भाई पाकिस्तान की फला मुल्कों ने बात की, छोड़ दें इस बात को, जिसने भी मदद की आप जंग जीत गए। आप कहिए कि हम जो तो आप 4-5 मुल्क थे लेकिन हम जंग जीत गए। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि उन्होंने भी मदद की, तो एक्चुअली फिर शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जी हम शायद, मतलब जो वो कहते नहीं है लेकिन गालिबन बैक ऑफ द माइंड ये बात होती है कि चूंकि मुल्क ढेर सारे थे तो फिर हम क्या करते। अच्छा, इंडिया में ये बात हो रही है कि भाई हमारी तो किसी ने मदद नहीं की है सिवाय इसराइल की। जंग से पहले इंडिया में ये था कि हम तो सारी दुनिया में बड़े जुड़े हुए हैं, दुनिया में हमारा बड़ा टहका है, दुनिया के मुल्कों से हम जुड़े हुए हैं, सारी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। पहले ये बयानिया था कि पाकिस्तान आइसोलेटेड है, लेकिन इस जंग के बाद खुद इंडिया में लोग ये कह रहे हैं कि एक्चुअली तो हम आइसोलेटेड हैं। तो फिर सवाल ये है कि अगर आपके यहाँ ये सवाल उठ रहे हैं तो फिर आपने कौन सी जंग जीती है? अच्छा, फिर इसी तरह से इंडिया में ये लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तो अब पीयर कंपेटिटर है। तो जंग से पहले ये बात थी कि जी इंडिया तो बड़ी डोमिनेंट पावर है, हमारे पास तो राफेल जहाज हैं, हमारी इकोनॉमी कहाँ पहुंच गई है और पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। पाकिस्तान तो IMF से मदद दे रहा है, सऊदी अरब से डॉलर मांगने पहुंच जाता है, चाइना से पहुंच जाता है। लेकिन जंग के बाद ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान नहीं, हम आइसोलेटेड हैं और ये कि पाकिस्तान पीयर कंपेटिटर है इंडिया का। तो कहाँ इंडिया जैसा बड़ा मुल्क जो शायद $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को टच कर रहा है, जो रकबे वाइज पाकिस्तान से बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज पाकिस्तान से बहुत बड़ा है, लेकिन अब बात वहां पे ये हो रही है कि पाकिस्तान इंडिया का पीयर कंपेटिटर है। अच्छा, वहां पे इंडिया में डिफेंस बजट बढ़ाने की बात भी हो रही है। आप कोई किसी दिन भी आप यूट्यूबर्स को देखें, उनके चैनल्स को देखें, तो वो कह रहे हैं कि कैसे हम 5th जनरेशन जहाज खरीदें, कहाँ से खरीदें, डिफेंस बजट हमें बढ़ा देना चाहिए। कोई कहता है 3% ऑफ GDP कर देना चाहिए, कोई कहता है 5% ऑफ GDP कर देना चाहिए। तो भाई आप जंग जीत गए हैं तो फिर आपको क्या डिफेंस बजट बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, जंग जीतने का जो इंडिया में नैरेटिव है, तो अगर आप जीत चुके हैं तो आपको क्यों बढ़ाने की जरूरत है? और फिर वहां पे ये बात भी हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। फिर सवाल पैदा होता है और इंडिया में भी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर आप जंग जीत चुके हैं तो फिर ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने की क्या जरूरत है? तो मतलब इंडिया में ये नैरेटिव चल रहा है कि वो जंग जीत चुके हैं, लेकिन वो इतना खोखला है ये दावा कि खुद इंडिया के अंदर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उससे ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि ये नैरेटिव बिक नहीं रहा। अब हम क्यों ये बात कर रहे हैं? अब इंडिया में जो नैरेटिव्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद अमन की गुफ्तगू करना है। चूंकि इंडिया में ये सारा उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू इस वजह से किया कि वो चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि हम इतनी डोमिनेंट पावर हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर अपने टर्म्स इम्पोज कर सकते हैं और हम किसी वक्त भी कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं, मिलिट्री एक्शन, कि हम पाकिस्तान को सबक सिखा दें और एक डिटेरेंस क्रिएट कर दें। तो भाई अगर आपकी ये सोच बरकरार रहेगी
تو پھر امن کے جو امکانات ہیں وہ کم رہیں گے. آپ نے یہ جو غلطی کی اس سے یہ واضح ہو گیا کہ آپ ڈومیننٹ پاور نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سوچ کے اقدامات اٹھائیں گے کہ آپ ایک ڈومیننٹ پاور ہیں تو پھر شاید یہاں پہ خطے میں جو امن کے امکانات ہیں وہ کم رہیں گے اور جنگ کا خطرہ منڈلاتا رہے گا. حقیقت یہ ہے کہ آپ کا ڈومیننس کا دعویٰ بھی اور آپ کا جنگ جیتنے کا دعویٰ بھی کھوکھلا ہے. اور اس بیانیے کو صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں رد کیا جا رہا ہے بلکہ اس بیانیے کو انٹرنیشنل میڈیا اور خود انڈیا میں جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ دعویٰ کھوکھلا ہے. تو مختار صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ نیریٹو انڈیا نے جنگ جیتنے کا جو انڈیا میں چل رہا تھا جو کہ وہاں کی عوام بائے نہیں کر رہی ہے اور سم ہاؤ اگر عالمی سطح پہ دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی یہ نیریٹو بک نہیں رہا. تو یہ تو ایک طرف کا ہے. تو پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت ظاہر ہے یہاں پہ بھی فتح کا ایک بیانیہ ہے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ دیکھیں انڈیا میں کافی سارے لوگ اس نیریٹو کو بائی نہیں کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ بائی کر بھی رہے ہیں, چونکہ وہ خاص طور پہ جو بھگت ہیں جو بی جے پی سے جڑے ہوئے ہیں شاید ان کو دلوں میں شاید ان کو بھی پتا ہو لیکن وہ چونکہ ایک نظریے سے جڑے ہوئے بات ہے تو وہ اپنے سیاسی مفاد میں اس کو پروموٹ کیے جا رہے ہیں اور وہ ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کاؤنٹر کرتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, یہ کانگریس جو ہے یہ پاکستان کے نیریٹو کو بیچ رہی ہے یا باقی کچھ کمنٹیٹرز. تو وہ اس طرح سے ان پہ دیش دروہی کا یا وہ ان پہ ٹریٹر ہونے کا الزام لگاتے ہیں. اچھا پاکستان میں جب ہم دیکھیں تو پاکستان میں فتح کا نیریٹو حکومت نے بھی چلایا ہے, وہ بائی ہو گیا ہے, لوگ اس کو مان رہے ہیں. مطلب پاکستان میں اب کسی سے بھی پوچھیں وہ آپ کو یہی کہے گا کہ ہمیں یہ فتح حاصل ہوئی ہے. پاکستان میں شاید ہی کوئی بندہ ہو جو اس فتح کے نیریٹو کو چیلنج کر رہا ہو. اچھا جب انڈیا نے جہازوں کے حوالے سے گو مگو کی پالیسی اختیار کی ہے اور انہوں نے کھل کے کچھ نہیں بتایا ہے اور اس کی تردید بھی نہیں کی ہے تو پاکستان میں اس بات کو مان لیا گیا ہے کہ ہاں ان کے 6 جہاز ہم نے گرائے ہیں جس میں 3 رافیل ہیں. تو اس سے بھی ہمارے ہاں فتح کے تاثر کو تقویت ملی ہے. اچھا پاکستان میں یہ بھی تقریباً نیریٹو ڈومینیٹ کر گیا ہے اور ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ جب پہلے دن انڈیا نے حملہ کیا تو ہم نے پہلے دن ہی ایک تو انڈیا نے جو حملہ کیا وہ سویلین فیسلٹیز پہ کیا. انڈیا کہتا ہے کہ انہوں نے ٹیررزم کے کیمپس پہ کیا, پاکستان میں یہ ہے کہ وہ سویلین فیسلٹیز پہ کیا چونکہ اس میں ظاہر مساجد بھی تھیں جن پہ حملے ہوئے اور کچھ مدرسے بھی تھے. تو اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ ان مدرسے میں کچھ ایسے ٹیررسٹ گروپس کی موجودگی تھی تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ سارے ٹیررسٹ تھے. مطلب اگر اس ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مدرسہ چلا رہا ہو اس میں کچھ لوگ ہوں جو ٹیررزم میں انوالوڈ ہوں اور ان کے اس طرح کے کنیکشنز ہوں, لیکن یہ کہنا کہ وہ سارے ہی ایسے تھے تو وہ تو نہیں ہے. تو یہاں پہ جو ہم بات ہوئی ہیں تو وہاں پہ پاکستان میں اور غالباً انٹرنیشنل اور میرے خیال میں انٹرنیشنل میڈیا بھی, چونکہ جیسے ہی وہ حملے ہوئے تھے پاکستان نے انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں پہ وزٹس بھی کروائے ہیں. تو پاکستان میں یہ ہے کہ نہیں وہ سویلین پہ حملے ہوئے ہیں اور ہم سویلینز پہ کاؤنٹر میں حملہ نہیں کریں گے, ہم ملٹری فیسلٹیز پہ حملہ کریں گے. تو پاکستان میں جو نیریٹو چلا وہ یہ تھا کہ ہم پہ حملہ ہوا, ہماری سویلین فیسلٹیز پہ حملہ ہوا, ہم نے ان کے 6 جہاز گرا دیے اور یہ ہمارا ملٹری رسپانس تھا. اور وہ ڈیفنس نہیں, رسپانس نہیں تھا بلکہ وہ ہم نے ڈیفنس میں. اور اسی وجہ سے جب انڈیا نے یہ کہا کہ اب ہمارا مقصد تو پورا ہو گیا ہے تو ہم بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے, تو پاکستان نے یہ کہا کہ نہیں, ہم نے جو 6 جہاز گرائے ہیں وہ ڈیفینسو ایکشن میں گرائے ہیں اور ہم کاؤنٹر رسپانس کریں گے. تو پھر پاکستان نے ظاہر ہے وہ کاؤنٹر رسپانس جس کو آپریشن بنیاد المرصوص کہا جاتا ہے تو وہ کیا. اور اس میں پاکستان میں جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا آپریشن کامیاب رہا اور ہم نے انڈیا میں ملٹری فیسلٹیز پہ نقصان کیا ہے کافی سارا. اور اس میں خاص طور پہ جو پاکستان نے کلیم کیا وہ یہ تھا کہ ہم نے انڈیا کا S-400 کی جو بیٹریز تھیں ایک جگہ پہ وہ ہم نے ان کی تباہ کر دی یا ان کو نقصان پہنچایا. اچھا یہ نیریٹو بھی پاکستان میں چلا ہے اور پاکستان میں یہ بات کی جا رہی ہے, مطلب اگر عام حلقوں میں نہیں تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا جب سیز فائر پہ ایگری ہوا ہے تو اس کے پیچھے جہاں پہ امریکہ کی فیسیلیٹیشن یا میڈیشن ہے وہاں پہ یہ بات بھی ہے کہ انڈیا کو بھی باور ہو گیا تھا کہ اگر ان کی S-400 کی بیٹریز جو ہوئی ہیں اور نقصان ہوئی ہیں, ڈیمیج ہوئی ہیں اور انڈیا کے 6 جہاز پہلی اسکرمش میں ہی تباہ ہو گئے ہیں تو پھر یہ شاید وائبل نہیں ہے کہ وہ کنٹینیو کریں. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان میں نے تو کھل کے کہہ دیا کہ ہاں US نے اور کچھ دیگر فرینڈلی ملکوں نے کردار ادا کیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم یہ سیز فائر ہوئی ہے. تو پاکستان میں نیریٹو جو ہے وہ بالکل امریکہ کے رول کے حوالے سے کھل کے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں
अमेरिका ने रोल प्ले किया है, इंडिया उसको डिनाई कर रहा है। तो इंडिया में एक तरह से बहुत एक अभाम है, एक जो हुकूमत की तरफ से चीजें आ रही हैं उस पर लोग बिलीव करने को तैयार नहीं है। लोग ये भी पूछते हैं इंडिया में कि फॉर एग्जांपल आप जीत रहे थे तो फिर आप ट्रंप के कहने पे मान क्यों गए, या आप DGMO के कहने पे भी क्यों मान गए? आप तो जीत रहे थे तो जीत लेते, थोड़ा सा और नुकसान कर लेते इंडिया का, पाकिस्तान का। तो इंडिया में ये बात है। पाकिस्तान में इस हवाले से कोई दो राय नहीं है, कोई अभाम नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में लोग आम तौर पे चीजों को बहुत, हुकूमत कुछ भी कहे, हुकूमत कहते हैं, लोग कहते हैं ये गलत ही होगा, मतलब बहुत शक किया जाता है हमारी, चूंकि हमारे यहाँ एक बड़ा डिस्ट्रस्ट है लोगों के बीच में और हुकूमत के बीच में। और पिछले इलेक्शंस के बाद से एक लेजिटिमेसी का क्वेश्चन भी है हुकूमत के ऊपर कि ये कितनी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, कितनी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। तो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, खासतौर पे जो अपोजिशन की पार्टीज हैं वो तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती हैं। लेकिन ये वो मामला है कि जिसपे सभी एक तरह से ट्रस्ट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये नैरेटिव क्यों बिक गया है, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि एक तो हमारा DGISPR बहुत प्रोएक्टिव थे, वो बार बार आए और उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर की। वो इंटरनेशनल मीडिया से भी इंटरेक्ट कर रहे थे और वो मीडिया को लेके जहाँ जहाँ पे इंडिया ने हमले किए थे वहां पे लेके उनको जा भी रहे थे। और पाकिस्तान ने जो नुकसान हुआ वो तस्लीम भी किया। मतलब पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि चकलाला पे मिसाइल नहीं गिरे, पाकिस्तान ने कहा गिरे हैं। पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि हमारे किसी जहाज का नुकसान नहीं हुआ, इन्होंने कहा जी कि हमारे एक एयरपोर्ट पे हमारा एक अवाक्स जहाज खड़ा था और उसका थोड़ा सा नुकसान हुआ है। तो पाकिस्तान एक तरह से ट्रांसपेरेंट था। इंडिया में वो ये हर चीज को डिनाई कर रहे थे, नहीं नहीं हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने पाकिस्तान से जितने मिसाइल आए हैं हमने उनको इंटरसेप्ट कर लिया है। अभी भी उनके दोवल साहब ने कहा कि जी हमारे तो इधर कुछ भी नहीं हुआ, हल्का सा कुछ गिलास भी नहीं टूटा, कुछ भी नहीं हुआ। तो पाकिस्तान उसके नतीजे में चूंकि इस अमल में चूंकि ट्रांसपेरेंट था तो लोगों ने इस बात को तस्लीम किया। लेकिन उससे ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया ने, जब इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें आनी शुरू हो गई तो इंटरनेशनल मीडिया पे तो हुकूमत पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है। जब वो इस बात को कह रहे हैं कि इधर वो हुआ है, और फिर बात ये है कि खुद इंडिया में भी शुरू में जैसे एक हिंदू उनका है, उन्होंने अखबार, उनके जो ट्विटर अकाउंट था उस पर उन्होंने 3 जगहों का बता दिया कि फलां जगहों पे जहाज गिरने की इतलात है, फिर वो ट्वीट विदड्रॉ हो गया। तो इस सारे अमल में जिस तरह से इंडिया ने एक्ट किया वो नॉन ट्रांसपेरेंट था, वो चीज़ों को छुपाने की बात थी, वो ओपनली चीजें शेयर नहीं कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में उस अमल में नैरेटिव जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत का नैरेटिव बिक गया। इंडियन साइड पे इंडिया का जो हुकूमत का नैरेटिव है वो अपने मुल्क में उनका नहीं बिका। लेकिन इस अमल में हमें ये बात जरूर देखनी चाहिए कि जहाँ पे अमूमी तौर पे ये बात ठीक है जो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये नैरेटिव चला, इंडिया में मिसाल के तौर पे इस बात पे बड़ी फिक्र है कि जी नैरेटिव तो टेररिज्म का चलना चाहिए था, तो ये तो जहाजों की बात हो रही है, हर कोई जहाजों की बात करता है, जहाज कितने गिरे, बजाय इसके कि टेररिज्म की बात हो। अच्छा, पाकिस्तान में अब हमें थोड़ा सा लेकिन इस पे सोचना चाहिए कि अगरचे हमें कामयाबी भी मिली है, हमारा कामयाबी का नैरेटिव चल भी गया है, लेकिन बुनियादी मसाइल तो अपनी जगह पे मौजूद है ना। हमें इस बात से सर्फ नजर नहीं करना चाहिए कि इंडिया बहरहाल एक बड़ा मुल्क है, इंडिया मुआशी लिहाज से हमसे बड़ा मुल्क है, जो अपने एरिया के हिसाब से हमारा बड़ा मुल्क है। दुनिया में उसका असर रसूख भी, अगरचे इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान का असर रसूख दुनिया में बहुत बड़ा है, लेकिन इंडिया की बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ी मार्केट होने की वजह से इंडिया का असर रसूख दुनिया में रहेगा। और इंडिया वक्ती तौर पे क्राइसिस में हो सकता है, लेकिन वो जल्द से बदेर उसको उसका स्टेटस मिलना है, जो उसका जो इसका एक अपना स्टेटस बनता है उसके कद काठ के हिसाब से। और पाकिस्तान में मुआशी तौर पर हम पीछे रह रहे हैं। तो हमें इस अमल में जो एक कॉन्फिडेंस मिला है, हमारी जो विक्ट्री का नैरेटिव दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर जो चला है, जिससे अवाम के साथ हुकूमत का वो एक ताल्लुक बेहतर हुआ है, हमें इस पे कैपिटलाइज करना है। और ये कैपिटलाइज करते हुए हमें लोगों को मजीद एतमाद देना है, अपनी इकोनॉमी पे मजीद तवज्जो देनी है, और हमें किसी ज़ोम का शिकार नहीं होना। देखिए, इंडिया एक ह्यूब्रस का शिकार हुआ और उसने गलत फैसला किया। वो इस ह्यूब्रस का, एरोगेंस का कि हम बड़ा एक मुल्क है, और बड़ा मुल्क वो है भी, लेकिन कि जी हम पाकिस्तान पे अपने टर्म्स डिक्टेट करा सकते हैं। और जब वो उस तकब्बुर का शिकार हुआ तो फिर ऐसी गलती की कि पाकिस्तान से सुबकी हो गई। अब पाकिस्तान को किसी ऐसे तकब्बुर का शिकार नहीं होना चाहिए, और हमें जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनका एहसास रहना चाहिए, और हमें उन इरिटेंट्स का जो टेररिज्म के हवाले से भी है, दीगर भी है, हमें उनका अजाला करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो बहरहाल हमारे अपना मसला भी है।
بالکل देखिए इंडिया हम पे टेररिज्म का इल्जाम लगाता है और माजी में पाकिस्तान ने, जिसको इंडिया टेररिज्म कहता है, जिसको पाकिस्तान फ्रीडम स्ट्रगल कहता है, अब पाकिस्तान फ्रीडम स्ट्रगल के पीछे खड़ा भी रहा है, लेकिन उसने बैकफायर भी किया है। तो हमें उस सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें फ्यूचर में ऐसे आगे बढ़ना है कि हम रीजनल कंट्रीज के साथ कोई इरिटेंट्स हैं उसको दूर करें, हम अपना ये जो जिस कॉन्फिडेंस को हमने गेन किया है उससे हम फायदा उठाएं और ऐसी मूव्स करें कि जिसके नतीजे में फ्रिक्शन जब बढ़े ना। देखिए हो सकता है ना, जब आप जंग जीत जाते हैं या ये तासुर आम हो जाता है कि हमने जंग जीत की है, तो फिर आप कुछ ये भी कर सकते हैं कि आप ऐसे बोल्ड मेजर्स लें कि जिसके नतीजे में फ्यूचर में फ्रिक्शंस और बढ़े। हमें वो नहीं करना, हमें एक्चुअली उन फ्रिक्शंस को दूर करके हमें कोशिश करनी है कि हम अमन की तरफ जाएं। और इंडिया में भी ये एहसास होना चाहिए उनको कि आपका ये तासुर कि आप डोमिनेंट हो के पाकिस्तान पर टर्म्स इम्पोज कर सकते हैं, ये बात नहीं चलने वाली। तो अगर हम सही लेसन ड्रा करें तो हमें भी इस विक्ट्री के नैरेटिव के चल जाने के बावजूद हमें अमन की राहें ढूंढनी है और इंडिया को ये एहसास करना है, अगर वो सही नतीजा निकाले, कि ये पाकिस्तान कभी भी वाकूवर नहीं होगा। एक न्यूक्लियर पावर है, एक बड़ा मुल्क है, उसके बहुत अलायंसेस हैं। अगर इंडिया ने अपना सही पोटेंशियल रियलाइज करना है तो पाकिस्तान के साथ उनको भी अमन का रास्ता ढूंढना होगा, अमन का रास्ता निकालना होगा। तो मुख्तार साहब, मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। आपने बात की कि जो नैरेटिव बिल्ड हुआ इंडिया के अंदर स्पेशली सीज फायर को लेके, तो उनका एक बयानिया तो ये है कि DGMO जो है उन्होंने कॉल की और हमने जो है वो सीज फायर किया। एक तरफ ज़ाहिर है प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक एफर्ट थी जिसको पाकिस्तान ने भी जो है वो एक्नॉलेज किया कि उनकी वजह से सीज फायर हुआ। क्या अभी इस खित्ते में अमन के क़याम के लिए क्या बैकडोर पे कोई डायलॉग की, कोई डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, या इंडिया अपने उस ग्रज को लेके क्या किसी और जंग का खतरा मौजूद है अभी भी इस खित्ते में? देखिए, जब ये सीज फायर हुई है तो उस वक्त जो एक मार्को रूबियो का, जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनका एक ट्वीट आया और उन्होंने ये कहा कि जी हमने बड़ी कोशिश की है और मैंने और वाइस प्रेसिडेंट ने और सीज फायर पे इत्तेफाक हो गया है, और ये है कि दोनों मुल्क इस बात पे भी इत्तेफाक कर गए हैं कि वो एक अपनी बातचीत शुरू करेंगे ऑन ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज ऑन अ न्यूट्रल साइड। बहुत वाज़ेह बात है, वो ट्वीट अभी भी मार्को रूबियो पे शायद मौजूद है कि एक न्यूट्रल साइड पे मुज़ाकरात होंगे और एक ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज पे होंगे। अच्छा, बहुत जिम्मेदार ओहदा रखने वाला एक शख्स है, उसने बात ऐसे तो नहीं कर दी होगी, ये बात ज़ाहिर हुई होगी किसी न किसी सतह पे कि एक न्यूट्रल साइड पे मुज़ाकरात होने हैं। अच्छा, लेकिन वो मुज़ाकरात उसके बाद कम से कम हमें पब्लिकली उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई। बाद में जैसे ये सीज फायर हो गई तो उसके बाद इंडिया ने, लगता यह है कि उससे पीछे हटना शुरू किया। उसको गालबन उसकी वजह ये होगी कि मुल्क के अंदर एक बड़ा वो आ रहा था, बैकलैश आ रहा था कि आप तो ये कह रहे थे कि आप बड़ा मुल्क हैं, ताकतवर हैं, इंडिया को पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, लेकिन आप तो अब सीज फायर पे मान गए और अब आप ये भी कह रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, क्योंकि इतने अरसे से कह रहे थे कि हमने तो पाकिस्तान से बात ही नहीं करनी है, तो पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इतना रेलिवेंट ही नहीं है, हम पाकिस्तान से क्यों बात करें। तो मतलब बहुत सारे लोग इस तरह की बात कर रहे थे, लेकिन अब मार्को रूबियो कह रहा है कि आप तो बात करेंगे और न्यूट्रल वेन्यू पे करेंगे। बहुत स्पेसिफिक बात थी, लेकिन लगता है कि इंडिया में चूंकि जो बैकलैश इतना आया है और उनके जो विक्ट्री का नैरेटिव भी नहीं बिका, अगर विक्ट्री का नैरेटिव बिक जाता तो शायद कहते कि अब हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अब हम बात करने जा रहे हैं, हमने सबक सिखा दिया है तो अब हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि वो नैरेटिव बिका नहीं है तो उसके बाद फिर जाहिर है कि वो बातचीत पे एग्री हुए नहीं है, लेकिन एक मतलब कम से कम पब्लिकली वो शुरू नहीं हुई है। अब बिहाइंड द कर्टन को बातचीत हो रही है, हमें उसका नहीं पता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई और ऑप्शन है दोनों मुल्कों के पास कि आप अमन की बात ना करें लंबे अरसे तक। देखिए, वक्ती तौर पे ना करें बात, कोई इलेक्शन आ रहा है, सुना इंडिया में बिहार में इलेक्शन होना है, या कोई वक्ती तौर पे आप अपने लोगों को ये तासुर देना चाहते हैं कि नहीं हम तो बहुत तकड़े हैं, हम तो इनसे बात भी नहीं करते, ये वक्ती तौर पे तो हो सकता है, लेकिन क्या कोई ऑप्शन है कि इंडिया पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क, वो मैं बार बार कहता हूँ कि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, लेकिन इसका ये मतलब पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क तो नहीं है कि ये दो मुल्क आपस में बात ही ना करें। मतलब आप नहीं करेंगे 2-3 साल बाद, बिलाखिर तो आपने बैठना है मुज़ाकरात की मेज, क्योंकि वो जो मसाइल हैं वो मुज़ाकरात के बगैर हल होने नहीं है।
ऐसे ही ना इंडिया पाकिस्तान पे अपने टर्म्स डिक्टेट कर सकता है। जितना मर्जी ये तासुर देती रहे बीजेपी की गवर्नमेंट कि हम कर सकते हैं ऐसा, हम जबरदस्ती पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेंगे, जिसको वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, तो भाई हम नहीं ले सकते। ले सकते होते तो आप 71 में ले लेते, 65 में ले लेते, इस वाकया में ले लेते, ना करते सीज फायर। तो भाई हम नहीं ले सकते। अच्छा, पाकिस्तान में भी, वो मैंने पहले भी किसी एपिसोड में कहा है कि बात ही है कि पाकिस्तान में अगर कुछ हलकों में ये सोच मौजूद थी कि हम फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करके कश्मीर ले सकते हैं या जंग करके कश्मीर ले सकते हैं, तो 65 की जंग इसी बात पे हुई थी, तो हम नहीं ले सके। हम 71 में नहीं ले सके। हमने कारगिल का वाकया किया, कामयाब नहीं हुआ। किस लिए किया था? यही ना कि कश्मीर का मसला लाइमलाइट में आए और हम उसको वहां पे कोई सेटलमेंट हो जाए, नहीं हुआ। तो हम भी शायद मिलिटरीली, देखिए ये हकीकत है कि इंडिया हमसे एक बड़ा मुल्क है, तो मिलिटरीली इंडिया से कश्मीर लेना हमारे लिए भी आसान नहीं, अगर नामुमकिन नहीं है तो मुश्किल बहुत है। अच्छा, तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जो बहुत प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट है, बड़े अरसे से चल रहा है, हम भी लूज कर रहे हैं। हमने मतलब ठीक है, हमने ये जंग जीत ली, लिमिटेड वार थी, लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो हम कितना लूज कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो क्राइसिस में है, उसमें उसके कमजोर होने में हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स का एक अमल दखल है। हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो वेस्टर्न बॉर्डर पे भी रहे, जो ईस्टर्न बॉर्डर पे भी रहे, उसकी वजह से एक बड़ी कास्ट है जो हमने पे की है। और शायद अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ना होते तो हमारी इकोनॉमी भी बेहतर होती, हमारी रीजनल कनेक्टिविटी होती, ट्रेड हो रही होती। अब देखिए, सिर्फ पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड हो रही हो इंडिया की अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, तो पाकिस्तान को बहुत बेनिफिट होता है, इंडिया को भी बेनिफिट होता है। तो पाकिस्तान को भी ये सोचना है कि हमें बहुत कंक्रीट मेजर्स लेने हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है कि जिससे हम अमन की राह हमवार हो और इस खित्ते में अमन हो। तो इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी, दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। और ये जो मार्को रूबियो का वो था ट्वीट, उसको चलो, उसको आप इग्नोर भी कर दें, तो बिलाखिर किसी स्टेज पे आपने इन इश्यूज पे बैठना तो है। अब इंडिया पाकिस्तान भी ये काम कर सकते हैं और ये ट्राईपार्टाइट भी हो सकता है। देखिए, चीन भी एक बड़ा प्लेयर है। चीन साउथ एशिया का मुल्क नहीं है, लेकिन साउथ एशिया के नेबरहुड में है और उसका इस खित्ते में बड़ा इन्फ्लुएंस है और उसके इंडिया के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। तो आइडियली तो ये है कि ये तीनों मुल्क बैठे, एक ट्राईपार्टाइट मुज़ाकरात हों, जिसमें कश्मीरियों की बात भी सुनी जाए। कश्मीरियों को एक चौथा फरीक आप समझ लें, जो चाइना के इंडिया के साथ डिस्प्यूट्स हैं, उसमें शायद इतनी पॉपुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो वो आप उसको बॉर्डर डिस्प्यूट कह सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का डिस्प्यूट इंडिया के साथ है, वो सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, वो बड़ी तादाद में लोगों का राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का इशू भी है। तो एक ऐसा सिलसिला कि जिसमें पाकिस्तान, चाइना, इंडिया शामिल हों एक मुज़ाकराती सिलसिले में, और उसमें कश्मीरियों की राय भी ली जाए और उसके बाद एक फैसला हो जो विन विन हो। जरूरी नहीं है जीरो सम की बुनियाद पे हो, एक विन विन सोल्यूशन एक्सप्लोर किया जाए। और ये किया जा सकता है अगर इसमें दोनों तीनों मुल्कों के लीडर्स एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में सोच रहे हों, जेन्युइनली पब्लिक इंटरेस्ट में सोच रहे हों, तो एक विन विन, जिसको कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपकी इनडिविजिबल सिक्योरिटी, कि ये नहीं है कि मैं अपनी सिक्योरिटी की बात करूं और चाइना अपनी सिक्योरिटी की बात करे और इंडिया अपनी सिक्योरिटी की बात करे, बल्कि हम तीनों मुल्क हम कलेक्टिवली इस रीजन की सिक्योरिटी की बात करें और उस ब्रॉडर फ्रेमवर्क के अंदर हम अपने जो म्यूचुअल डिस्प्यूट्स हैं उनको मैनेज करें टू बिगिन विद, और फिर उनको रिजॉल्व करें। तो ये है वो तरीका जिससे इस खित्ते में अमन बहाल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच मुख्तार साहब, और बिल्कुल वजह फरमाया आपने कि अमन जो है वो अचीवेबल है, लेकिन उसके लिए हमें कॉन्शियस एफर्ट करने की ज़रूरत है। तो नाजरीन, आज हमने बात की ऑपरेशन सिंदूर और विक्ट्री नैरेटिव के ऊपर। इस गुफ्तगू में हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या अमन एक ख्वाब है या एक काबिले अमल हदफ। अगर हम इस खित्ते में अमन की बात करनी है तो हमें नैरेटिव की जंग से निकलकर अमली इक़दाम करने होंगे। हमें मिल बैठकर इश्यूज़ के ऊपर बात करने की ज़रूरत है ताकि दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते बहाल हों। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल,
लाइक एंड शेयर, और अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और ऐसे मौजू के ऊपर बात करें या हम अपने प्रोग्राम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन आवर कमेंट सेक्शन। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अमन से रहिए और अमन की बात करते रहिए।